हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर, लेट्स क्रैक जेई विद अस, लेट्स क्रैक जेई, लेट्स क्रैक इट। ओके, शुरू करते हैं अपने अगले पड़ाव पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम धीरेन क्षेत्रपाल है, दैट इज़ धीरेन। ओके, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कवर कर रखा है और आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है, मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्यों हम आपसे कनेक्ट हों, तो देखिए हमसे कनेक्ट होने के वेरियस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट्स है डेली लाइव क्लासेस। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि नॉर्मली आप क्या करते हो, लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हो। ठीक है, आप हमारे साथ, खासियत ये है कि आप जब हमसे इंगेज होगे, हमारी ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हो। हमारे हर टीचर की स्पेसिफिक चैप्टर की, स्पेसिफिक टॉपिक की डेली लाइव क्लासेस होती हैं ऑन देयर शेड्यूल। ठीक है, लाइव क्लासेस का फ़ायदा क्या है कि आप वहाँ पे एट इंस्टेंट अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। वहाँ पे हम क्वेश्चंस में पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग करने में बड़ा हम लोग को मज़ा आता है। पोलिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया और कितने बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया, इसका एनालिसिस मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक लीडर बोर्ड नाम का कंसेप्ट है जो कि हमको बताता है कि आपने उस क्वेश्चन को किया तो, लेकिन उसको करने में कितने सेकंड्स लगाए। टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो अगर आप हमसे लाइव कनेक्ट होते हैं तो लीडर बोर्ड में आपका पूरा एनालिसिस आ जाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज माय डियर लाइव चैट एंड क्विज, लाइव टेक्स्ट एंड क्विज होता है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अपने आप को एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कितना भी आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और कितना नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ डेली मॉक टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्विजेज़ होती हैं। इस क्विज से हम आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं। थर्ड वन इज़ आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है स्ट्रक्चर्ड है, वो एक प्री प्लान है, एक फिक्स पैटर्न, फिक्स मैनर में अरेंज किया हुआ है, सो दैट हम आपके साथ कनेक्ट एकदम ईजिली हो सकें और आप हमसे कंफर्टेबल जुड़ सकें। ठीक है, सो दैट हम दोनों मिल के आपको एग्ज़ाम को करेक्ट करने में आपकी मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। ये क्या चीज़ है, नॉर्मली अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे आप अपनी कॉपी उठाते हो और वहाँ पढ़ना शुरू हो जाते हो और फिर वापस चले आते हो। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सर की वो बात दोबारा सुननी है, यार सर ने वो बात क्या बोली थी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो वो आपका मिसकंसेप्शन हो जाता है। अब हम कहते हैं अगर आपका कंसेप्ट छूट भी गया है किसी भी रीज़न से तो आप दोबारा हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी यार आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपको पता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन फिर भी आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपकी वो क्लास नॉर्मल कंडीशन पे मिस हो जाती है। अगर अनअकैडमी कहता है कि आपको अपनी क्लास मिस करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके रिकॉर्डेड क्लास देंगे, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के आप हमसे ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस है, बहुत ही लिमिटेड, बहुत कम फीस है। हम इससे आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपसे 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का एक साल का पूरा अमाउंट ले जाते हैं, वहीं पे हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 30,000 मांगते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। इसका कोड का नाम है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को याद रखना। इस कोड को जैसे ही आप अवेल करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फ़ीस अटक के आ जाएगी 27K। मतलब इतनी लिमिटेड, इतनी कम फीस में तो यार शायद ही कोई नहीं पढ़ाता होगा। अच्छा, इस फीस में आप याद रखना भाई, PCM तीनों के मजे ले रहे हो। सिर्फ PCM के नहीं, एक टीचर के नहीं, जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं आप सारे टीचर के ईजिली क्लास अवेलेबल कर सकते हो। आपको पता है कि अनअकैडमी अब बड़े बड़े इंडिया के टीचर्स अनअकैडमी में आते हैं। बड़े बड़े टीचर्स से आप डायरेक्ट बहुत कम और बहुत इकोनॉमिकल फीस में कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट इज, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है, थोड़ा आपके पास मौका है पढ़ने का, तो आप 1 साल की जगह 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 2 साल के सब्सक्रिप्शन में फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं ओनली एंड ओनली डिफरेंस सिर्फ ओनली 5K का डिफरेंस है, 5000 का डिफरेंस है। इस 5000 के डिफरेंस में आप हमसे 1 साल की जगह 2 साल के लिए कनेक्ट हो सकते हो। तो सोचिए 2 साल के लिए इतना कम अमाउंट शायद ही इंडिया की कोई इंस्टीट्यूट लेती होगी। इसके अलावा भी अनअकैडमी टीम आपको EMI का ऑप्शन देती है। हमारी EMI चलती है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये भी अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा एक साथ नहीं पे करना है, तो आप छोटी छोटी EMI में पे कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे सिर्फ और EMI 2250 रुपये की है। अब आप लॉजिक सोचो यार, 2250 की EMI में आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं और कितने टीचर मिल रहे हैं, n नंबर ऑफ टीचर्स मिल रहे हैं। तो शायद ही इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो कि इतने कम अमाउंट में 3 सब्जेक्ट पढ़वा दे और n नंबर ऑफ टीचर से आप पढ़ सको, और वो भी इंडिया के टॉप फैकल्टीज से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट्स है अनअकैडमी से जुड़ने के लिए। फटाफट से अपने आप को कनेक्ट करिए, हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन को लीजिए और एंजॉय करिए। ठीक है, नेक्स्ट, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। आप जैसे सभी को पता है कि मैंने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज शुरू की हुई है। इसका मेरा मोटिव क्या है कि मैं हर एक चैप्टर का कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लूँ और आपको वो पढ़ाऊँ। ये टॉपिक मैंने अपनी एनालिसिस के बिहाफ पे किया है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, उस सीरीज़ में आज आपका पहला दिन है। मतलब आप ये सीरीज़ जो चल रही है, केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है, ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ का पार्ट 5 है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ का कौन सा पार्ट है, पार्ट 5 है। मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4 मैं पढ़ा चुका हूँ, आज मैं आप पार्ट 5 पे हो। आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है कि पार्ट 5 को देखने से पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 को जरूर देखिएगा, अदरवाइज पार्ट 5 बाउंस होने लगेगा और आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत तसल्ली से आप इन पार्ट्स को देखिएगा। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, आपका माइंड लेवल अच्छा होगा, आपका थॉट लेवल अच्छा होगा, तो आप हमारे साथ बहुत ईजिली कोप अप कर पाओगे, खासकर मेरे साथ। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में मेनली पढ़ाया क्या जाता है, तो मैं आपको बता दूं, बॉन्ड पैरामीटर्स में मेनली अपन लोग बॉन्ड लेंथ और दूसरा बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। ठीक है, किसको कंपेयर करते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इनको इनकी बॉन्ड लेंथ में फलाना में कन्वर्ट करो। ठीक है, बॉन्ड एंगल में कंपेयर आता है, बॉन्ड लेंथ में कंपेयर आता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में इजीली आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, बस पेशेंसली इसको पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो को फॉरवर्ड बार बार नहीं करिएगा, एकदम पेशेंसली देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, मेरी मानिए तो। ठीक है, चलिए, बट इसको देखने से पहले अगेन 1 to 4 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में ये ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला इसके अंदर बात उठती है कि कैसे हम लोग बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, अगर हम मुझे कभी भी बॉन्ड लेंथ करनी हो तो हम कैसे बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं माय डियर बच्चे। बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मेनली 2 रीजंस आते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करो बॉन्ड लेंथ को, फर्स्ट वे ये है, और दूसरा है एस करेक्टर के परसेंटेज से कैलकुलेट करो। किससे बोला मैंने आपको, एस करेक्टर के परसेंटेज से इसको कैलकुलेट करो। अगर आप एस करेक्टर से कैलकुलेट करना जान जाओगे तो सबसे ईजिली बॉन्ड लेंथ को या बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना जान जाओगे। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करने के 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर पैरा तरीका और दूसरा है एस करेक्टर का तरीका। ठीक है, एस करेक्टर के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह लास्ट क्लास में बताया है, बस मैं एक बार फटाफट रिकॉल करता हूं कि एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू -1/i, जहां पे i आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है। ठीक है, और यहां से आप s और p करेक्टर निकालते हो। s करेक्टर होता है 1/1 + i और p करेक्टर होता है i/1 + i।
आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, इन दोनों कैरेक्टर्स की हेल्प से अपन लोग थीटा का पता करते हैं, या थीटा अगर हमको पता होता है तो हम एस और पी कैरेक्टर निकाल लेते हैं, और अगर हमको एस और पी कैरेक्टर पता चल जाए तो अपन लोग ईजिली बॉन्ड एंगल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो देखिए पहला, देखिए ऐसा है कि बॉन्ड एंगल का और बॉन्ड लेंथ का आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है। जिस भी स्पीशीज़ का बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात, बॉन्ड एंगल का एस कैरेक्टर से डायरेक्टली का रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने? बॉन्ड एंगल का एस कैरेक्टर से डायरेक्टली का रिलेशन होता है। मतलब अगर आप एस कैरेक्टर निकालना सीख गए तो आप बॉन्ड एंगल निकालना सीख गए, और बॉन्ड एंगल निकालना सीख गए तो बॉन्ड लेंथ भी निकालना सीख गए, मतलब आप कंपैरिजन करना जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात ये आपको जाननी जरूरी है, आपको सभी को पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 80 होती है, और थीटा की वैल्यू 80 होती है तो i की वैल्यू 1 आती है, और अगर i की वैल्यू 1 आएगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp की पावर 1 होगी, मतलब sp होगी। सेम एज बेटा आपने ये भी कभी पढ़ा होगा, अगर sp2 है तो इसके अंदर जो थीटा आता है वो 120 आता है, और अगर थीटा 120 आएगा तो i की वैल्यू बेटा क्या आएगी? 2 आएगी, और अगर i की वैल्यू 2 आएगी तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। ठीक है, तीसरी बात आपको ये पता है, ये चौथी बात, ये पांचवी बात, कि अगर आपको sp3 की बात करें तो sp3 में जो थीटा की वैल्यू होती है वो करीबन 109 डिग्री 28 मिनट के करीब होती है। ठीक है, यहाँ पे i की वैल्यू जब आप रिपोर्ट करोगे वो अप्रॉक्स 2.3 रिपोर्ट करते हो, या 2.99 भी रिपोर्ट करोगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp की पावर 3 हो जाता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। ये भी बात सबको पता है क्या, कि sp में जो s कैरेक्टर का जो परसेंटेज है वो 50% है, जबकि p में जो s कैरेक्टर का जो परसेंटेज है sp2 के अंदर वो 33.3% है। वहीं पे अगर मैं sp3 में बात करता हूँ तो जो s कैरेक्टर का परसेंटेज है वो 25% ईच है। इसके दो तरीके हैं, आपने निकाले हैं पीछे, हम लास्ट वीडियो मैंने बताया है। पहला तरीका तो ये है कि दोनों में जितने मेंबर हों डिवाइड बाय इक्वल अमाउंट में बांट दो। जैसे sp था तो 2 मेंबर थे, टोटल को 100% माना तो ईच को कितना गया? 50% गया। sp2 मिला के 3 मेंबर थे तो 100 डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया? 3 कर दिया, और इससे 33.3% आ गया। सेम एज sp3 में 4 मेंबर थे, मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 25% आ गया। ये लोकल तरीका था। मॉडर्न तरीका ये नहीं कहता, मॉडर्न तरीका आपको थीटा के बिहाफ पे कहता है थीटा के बिहाफ पे तुम पहले i निकालो और i को तुम s वाले फॉर्मूले में पुट करो, तब तुम्हारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि हमको सिखाएगा कि कैसे अपन लोग कंपेयर करते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को। इस प्रिंसिपल का नाम होता है साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल। साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल। क्या नाम दिया मैंने इसका? साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉजेस हैं। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्लोरीन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव like species tends to occupy that side where S character is less, or vice versa is also true. क्या कहा मैंने? फ्लोरीन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज वहां पे आना पसंद करती हैं जहां पे एस कैरेक्टर कम होता है।
वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू का मतलब है उल्टा भी सोच सकते हो, जहां पे एस करेक्टर कम होगा वहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक फ्लोरीन लाइक स्पीशीज होंगी। ठीक है, तो फ्लोरीन लाइक स्पीशीज जहां पे भी होंगी वहां पे एस करेक्टर कम होता है, हिंदी भाषा में इसका ये मतलब था। ठीक है, जबकि इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर लाइक स्पीशीज tends to occupy that side where S character is more or vice versa is also true। क्या बोला मैंने कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर स्पीशीज जहां पे भी होंगी वहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा, या यूं कहूं कि जहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लाइक स्पीशीज आएंगी। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि जहां पे फ्लोरीन लाइक स्पीशीज होगी वहां पे एस करेक्टर कम होगा, और जहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लाइक स्पीशीज होंगी वहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस नेचर में स्पीशीज नेचर में दो तरह की होती हैं, एक होती हैं एस फाइल्स और दूसरी होती हैं नॉन एस फाइल्स। देखो पहले तो मैं आपको वर्ड बता दूं, फाइल का मतलब वर्ड आया है लव से। फाइल केमिस्ट्री का वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली लव मतलब जहां पे एक्सेस में कैरेक्टर्स हों। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कह रहा हूं एस फाइल, तो उसका मतलब आप और लिख सकते हो एस लवर्स बोलो, या जहां बोलो कि एस कैरेक्टर बहुत हाई होंगे। तो अभी मैंने बताया कि जहां जहां पे एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होंगे वहां पे या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो लोन पेयर होगा, ऐसा होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये सब होगा। ठीक है, जबकि नॉन एस फाइल्स मतलब एस हेटर मतलब जहां पे एस कैरेक्टर का परसेंटेज बहुत कम होगा। ये कहां पे होगा, तो फ्लोरीन लाइक स्पीशीज में, मतलब जहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी, फ्लोरीन लाइक स्पीशीज होगी, वहां पे एस कैरेक्टर बहुत कम होगा। और जहां पे डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड ये सब होंगे, यहाँ पे एस कैरेक्टर खूब ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, एक बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, नॉर्मल बुक्स में नहीं लिखी होती हैं। मैंने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर, ये एस कैरेक्टर का ट्रेंड है, यहाँ से आप यहाँ को जाएंगे तो एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर का परसेंटेज कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो है ट्रिपल बॉन्ड में। उसके बाद आपको कहाँ ऑब्जर्व होगा, तो वो लोन पेयर में ऑब्जर्व होगा। उसके बाद कहाँ ऑब्जर्व होगा, तो वो डबल बॉन्ड में, और सबसे कम आएगा सिंगल बॉन्ड में। ये बात अगर आप समझ जाओगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको कभी भी बॉन्ड एंगल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप लोग को कहा जाता है कि बॉन्ड एंगल को याद कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है कि केमिस्ट्री में आप इतने सारे बॉन्ड एंगल्स को याद करो। एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, इसलिए इस ट्रिक का फ़ायदा उठाओ। क्या मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड का एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। एक बात शायद सबको पता होगी कि एस कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर वालों के एस कैरेक्टर, बॉन्ड पेयर वालों के एस कैरेक्टर्स, और एक होते हैं लोन पेयर वालों के एस कैरेक्टर। मैंने लास्ट वीडियो में ये बहुत शिद्दत से बताया है कि बॉन्ड पेयर वाला एस कैरेक्टर क्या होता है और लोन पेयर वाला एस कैरेक्टर क्या होता है, और मैंने ये भी बताया है कि जहां पे बॉन्ड पेयर का एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, लोन पेयर का एस कैरेक्टर उतना वहां पे कम होगा, या वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि जहां पे लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज़्यादा है वहां पे बॉन्ड पेयर का कम है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा एस कैरेक्टर रखता है,
मतलब अपनी तरफ से तो एस करेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे की तरफ से करेक्टर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। कहने का क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैंने कहा कि ए किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में है और यहाँ पे है, यहाँ पे लेट सपोज करना बी है, यहाँ लेट सपोज करना बी है और यहाँ लेट सपोज करना सी है। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा है, तो अगर बेटा यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल इस साइड का ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का एस करेक्टर होगा उसी के इक्विवेलेंट उसके नीचे वाले का उतना ही एस करेक्टर घट जाएगा। मतलब नीचे वाले का एस करेक्टर उतना घटेगा और बॉन्ड एंगल भी उतना घटेगा। तो जिस तरफ एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उस तरफ बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होता है, और जिस तरफ एस करेक्टर ज़्यादा हो गया उसके करस्पॉन्डेंस एस करेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसी से हम लोग बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूँ, सपोर्ट दीजिएगा एग्जाम्पल का। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया मीथेन का, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया अमोनिया का। पहला एग्जाम्पल किसका लिया, मीथेन का, और दूसरा एग्जाम्पल किसका लिया मैंने, अमोनिया का लिया। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसके बॉन्ड एंगल को कंपेयर करो, इसका अल्फा एंगल है और इसका एंगल बीटा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इन तीनों में 3 बॉन्ड पेयर है, बस अंतर है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे वो क्या है, लोन पेयर के फॉर्म में है। तो जो कि मैंने आपसे क्या कहा, जहाँ पे लोन पेयर होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वहाँ पे उस साइड पे एस करेक्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर बेटा इस साइड एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इन साइड में एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इस साइड में बॉन्ड एंगल जो होने वाला है वो भी क्या करने वाला है, एस करेक्टर वजह से डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जबकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अल्फा का एंगल बीटा से ज़्यादा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मेरे टीचर ने साफ साफ पढ़ाया है सर, मीथेन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जबकि सर मेरे सर ने पढ़ाया है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 होता है। तो मैं सीधे क्यों ना याद कर लूँ, क्यों मैं इतने स्यापे करूँ, क्यों मैं इतने दिमाग में चीज़ें भरूँ। तो देखो अभी तो ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन उठाया, मैं क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे आप फंसते जाओगे। सभी के मैंने क्या कहा, आप बॉन्ड एंगल को नहीं याद कर सकते, 2 4 5 तो सभी लोग याद कर ही लेते हैं, वो तो एनसीईआरटी वाले बच्चे हुए। तुम जेई का वीडियो देख रहे हो, जेई में आपसे ये सब थोड़ा ना क्वेश्चन पूछेगा, उसको भी पता है क्वेश्चन बहुत हाई पूछने वाला है, ठीक है। तो अब जो है मैं जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे देखो मैंने कहा कि यहां पे 3 एलिमेंट हैं, चलो थोड़ी देर के लिए इसका एंगल बोल देते हैं अल्फा, इसका बोल देते हैं बीटा, इसका एंगल बोल देते हैं गामा, ठीक है। चलो आओ और लेवल बढ़ा देते हैं, इधर वाले को बोल देते हैं डेल्टा, इधर वाले को बोलते हैं टाउ। और मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि कंपेयर करो इनके बॉन्ड एंगल में। अब खेल लो, अब दिखा दो कि तुमने रटा है। अब यहाँ पे रटने वाली बुद्धि काम नहीं करने वाली, एकदम नहीं करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे एस करेक्टर वाला कंसेप्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा, अभी मैं बता के गया हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा एस करेक्टर होता है, उसके बाद लोन पेयर का, उसके बाद डबल बॉन्ड का और उसके बाद सिंगल बॉन्ड का। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन लोन पेयर सबसे यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब चूंकि लोन पेयर वाले में मैक्सिमम एस करेक्टर होगा, खूब ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एस करेक्टर होगा। अगर इसके करस्पॉन्डेंस मैक्सिमम है तो इसके नीचे वाले का क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब ईटा वाला तो सबसे ज़्यादा हो गया और उसके करस्पॉन्डेंस बीटा वाला सबसे कम हो गया। मेरी बात समझ पे आ रही है। उसके बाद डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड में सेकंड नंबर पे एस करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन लोन पेयर से कम होगा। अब अगर डबल बॉन्ड में एस करेक्टर ज़्यादा होने लग जाएगा तो ये वाला जो एंगल है
ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो करस्पॉन्डेंस ये वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपका इधर तो डेल्टा आ जाएगा और इधर जो है आपका वो क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। बस फंसा बीच में कौन, आपका अल्फ़ा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये इसका साफ सामने आंसर आ गया। कितना सिंपल सा तरीका था बॉन्ड एंगल को निकालने का। मैं नहीं समझता कि इससे सिंपल तरीका आपके पास केमिस्ट्री में होगा। बस एक ही लाइन याद रखनी है, ट्रिपल बॉन्ड दूसरों के बॉन्ड एंगल को ज़्यादा गिराएगा, अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाएगा। उसी तरह लोन पेयर दूसरों के बॉन्ड एंगल को गिराएगा, अपना एंगल बढ़ाएगा। उसी तरह डबल बॉन्ड दूसरों के गिराएगा, अपना बढ़ाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन गिराएगा दूसरों के, तो वह है ट्रिपल बॉन्ड। यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा भी दूसरों के कौन, तो वो है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड दोनों का ऐसा काम करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। लेट सपोज करिए इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे पता है। मान लीजिएगा इसका एंगल नंबर 1 है, इसका एंगल नंबर यहाँ 2 दे देते हैं, इसका एंगल 3 दे देते हैं, इसका एंगल 4 दे देते हैं, इसका एंगल 5 दे देते हैं, यहाँ एंगल 6 दे देते हैं, और ये भाई साहब एंगल 7 दे देते हैं। लॉजिकली आपने सोचना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका। वीडियो को पॉज करिएगा, तभी आंसर निकालिएगा, और जो मैं आंसर दे रहा हूँ देखिएगा उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये मैच कर गया तो समझ लो तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें बॉन्ड एंगल निकालने आ गया। इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल निकालने का क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर कट है। आओ दिखाते हैं। देखो सोल्यूशन क्या है इसका। ट्रिपल बॉन्ड दूसरों को एंगल सबसे ज़्यादा गिराएगा तो सबसे ज़्यादा अपने बढ़ाएगा। मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर पे 2 होगा तो सबसे लीस्ट नंबर पे 1 होगा एंगल्स में फॉर्म में। उसके बाद बारी आएगी लोन पेयर की। लोन पेयर सबसे ज़्यादा उसके सेकंड नंबर पे गिराएगा, अपने ज़्यादा होगा तो 5 नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड की बारी आएगी। मतलब यहाँ ज़्यादा तो यहाँ कम, और बीच में कौन फंसेगा भैया, 7 नंबर फंस जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हुआ। मैं नहीं समझता कि इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इससे सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई है। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैक्सिमम एस करेक्टर है, इसलिए सबसे ज़्यादा एस करेक्टर तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल भी यहीं पे, इसलिए सबसे मिनिमम बॉन्ड एंगल यहाँ पे। क्योंकि जितना अपना बढ़ाएगा तो अपने ही करस्पॉन्डिंग का उतना गिराएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आओ एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। और मान लिया मैंने मीथेन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन ही था, ये भी एक क्वेश्चन ही है। अब आपसे बोलता है कि बॉन्ड एंगल को कंपेयर करो। एक अल्फा दे रखा है और दूसरा आपका बीटा दे रखा है। अब आप बोलोगे जो आप मिसकंसेप्शन पढ़ के आए हो वो ये पढ़ के आए हो कि सर ये तो दोनों टेट्राहाइड्रल हैं, और अगर सर दोनों टेट्राहाइड्रल हैं तो इसका भी 109 और सर इसका भी 109। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, असल में ऐसा नहीं है। दोनों के बॉन्ड एंगल अगर बराबर ही होते तो मैं पूछता ही क्यों। समझ बात आ रही है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं झोल है, और वो झोल है किसके पास, वो है फ्लोरीन के पास। आप देख पा रहे हो कि मैंने अभी आपसे पीछे बताया था कि फ्लोरीन जो होते हैं वो एस हेटर्स होते हैं। क्या बोला, वो नॉन एस फाइल्स होते हैं या एस हेटर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे एस करेक्टर कम होता है। अगर बेटा यहाँ पे एस करेक्टर कम होगा तो उसका मतलब यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब जो बीटा की बॉन्ड एंगल है वो अल्फ़ा से ज़्यादा हो गई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मतलब बीटा का एंगल 109 से पार कर जाएगा, जबकि मीथेन वाला एंगल प्रॉपर 109 को रहेगा।
मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एग्ज़ाम में ऐसे आएगा कि तुम्हारे पास H2O है, लेट सपोज करना SnCl2 है, और लेट सपोज करना अमोनिया है, लेट सपोज करना मीथेन है। ये सब 4 मेंबर आपको दे दिए, कोई भी 4 मेंबर उठा लिए उसने और आपसे कह दिया कि बॉन्ड एंगल में इनको कंपेयर करो, कंपैरिजन इन बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। मैं क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। इसको बस मैं बता देता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, इसके एंगल को मैं गामा बोल रहा हूँ, और भाई साहब मैं इसके एंगल को डेल्टा बोल रहा हूँ। और आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा कि इन सवाल का जवाब आप क्या देने वाले हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। अब अभी हमने आपसे क्या कहा था कि बॉन्ड एंगल का बॉन्ड लेंथ से इन्वर्सली का रिलेशन होता है। क्या बोला मैंने? बॉन्ड एंगल का बॉन्ड लेंथ से इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो अगर आपसे सवाल ये कर जाए कि यार तुम्हारे पास ये मेंबर है, एक मान लेते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ D1 और यहाँ पे F लगा देता हूँ और इस बार बोल देता हूँ इसकी बॉन्ड लेंथ D2। अब आप मुझे बताओ कि D1 बड़ी या D2 बड़ी? तो बहुत पुराना काम अभी करके आए हैं, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, बॉन्ड लेंथ कन्वर्सली कर लो। तो अभी आप देख के आए हो कि जहाँ पे फ्लोरीन होती है वहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे अब सॉरी यहाँ पे S करेक्टर कम होता है। अगर यहाँ पे S करेक्टर कम है तो यहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि जो D1 की जो बॉन्ड लेंथ है वो D2 से ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? जो D1 की बॉन्ड लेंथ है वो D2 से ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या सवाल कर रहा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके सामने दे रखा है CH4, दूसरा दे रखा है CH3F, तीसरा दे रखा है CH2F2 और चौथा दे रखा है CHF3। ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो, इन क्वेश्चंस के साथ आप मेरे साथ और क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरी एक PYQ सीरीज़ चलती है अनअकैडमी की ऐप पे। आप अनअकैडमी पे जाइए, मेरा नाम सर्च करिए धीरेन्द्र क्षेत्रपाल और उसको फॉलो करिए। वहाँ फॉलो करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे केमिकल बॉन्डिंग के मैंने सीरीज़ बना रखी हैं और वहाँ के PYQ क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करिए। लाइव क्लास चलती है मेरी, रात के 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। आपका वहाँ भी इंतज़ार रहेगा। वहाँ पे भी और तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं। वहाँ पे मैंने टॉप 500 PYQ सीरीज़ को बना रखी है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर से कराता हूँ। ठीक है, यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए और सीधे वहाँ पे आके पहुँचिए और डेली लाइव क्लासेस आने की कोशिश करिए। रात के 9 बजे आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। आपसे बोलेगा कि इनको बॉन्ड एंगल और इनके बॉन्ड लेंथ में अरेंज करो। ठीक है, एक का एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं, इसका बीटा ले लेते हैं, इसका गामा ले लेते हैं और इसका डेल्टा ले लेते हैं। ये 4 स्पीशीज़ हैं और इन चारों स्पीशीज़ का एंगल निकालना है और इस चारों स्पीशीज़ का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, ट्राई करिए किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा और किसका बॉन्ड एंगल कम। तो देखो, एक हिंट दे देता हूँ। जैसे देखो, मेरे पास ये मीथेन है, ये मेरे पास मीथेन है और यहाँ पे मेरे पास CF3 है। ठीक है, मुझे पता है कि फ्लोरीन जहाँ पे होंगी वहाँ पे S करेक्टर कम, मतलब इस तरफ S करेक्टर सबसे ज़्यादा। S करेक्टर अगर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा? मैं तो आंसर ही बता दे रहा हूँ।
बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा और फिर इसका हो जाएगा। अगर बॉन्ड एंगल ये चलेगा, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ निकाल लीजिए, इसको D3 कर दीजिए और इसको D4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये सड़क से आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, इतना अच्छा क्वेश्चन था कि आप इसको क्वेश्चन को ईजिली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ से कंपेयर कर रहे थे। लेवल थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला इन केस, स्पेशल केस है ये भी। इन केस द नेचर ऑफ central atom is same and side atom is different. ठीक है, क्या कि मेरा कहने का सेंस है, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा अमोनिया का और एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप NF3 का। ले लिया आपने। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लोरीन है और वहाँ पे अमोनिया है। सेंट्रल एटम का नेचर सेम क्या है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है बेटा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर और यहाँ पे भी एक लोन पेयर। अब क्या करें, तो याद रखना अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आती है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। क्या बोला मैंने, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, सॉरी। अब देखिए कि आपको कंपेयर करना है इनके बॉन्ड एंगल्स को। अब आपको कंपेयर करना है इनके बॉन्ड एंगल्स को, तो आइए गेम खेलते हैं। तो इधर के लिए इसका एंगल अल्फा मान लेते हैं और इसका एंगल बीटा मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर सेंट्रल एटम का नेचर सेम है तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, तो आप सभी को पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा है। पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन 4.0 और हाइड्रोजन 2.1 होते हैं। तो चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल इसका कम होगा और बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इसका जो आंसर आया वो ये आया कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, यही चीज़ अगर आपसे बॉन्ड एंगल निकाली है तो आपसे बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकता है। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो। अगला इन केस अगर कभी भी ऐसा आता है ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या बोला मैंने, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक ये मेंबर ले लिया और एक मेंबर मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इससे समझाया था। अगर आप वीडियो देख के आए होंगे तो आप समझ जाओगे। मैंने एक बात बताया था कि कब इन ऑड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है और कब इन ऑड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में आप इस रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा मानोगे। और अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से कम है तब आप नहीं मानोगे। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उस रेडिकल को अपनी तरफ पोलराइज करेंगे, खींचेंगे, इससे उसे हाइब्रिडाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं इसकी बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसकी बात करता हूँ, मैंने कहा कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल, तो मेंबर हो गए 4 और 4 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए,
तो इसका मेंबर 3 हो गए और 3 का मतलब हो गया sp2। अब यहाँ पे आ रहा है sp2 और यहाँ पे आ रहा है sp3, तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये आपका 120 के एंगल का है और ये आपका करीबन 109 डिग्री एंगल का है। तो अगर मैं इसको एंगल अल्फ़ा बोलता और इसको एंगल बीटा बोलता तो अगेन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ये खासियत होती है ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। IIT एडवांस का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी बिहाफ पे, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस का टॉपिक है। IIT एडवांस का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपसे कहा है कि कंपेयर करिए NO2 और NO2 माइनस के बॉन्ड एंगल में। इसका एंगल अल्फ़ा मान लीजिएगा और इसका एंगल बीटा मान लीजिएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो सुनिएगा मेरे बात। यहाँ पे कंपैरिजन है फ्री रेडिकल का लोन पेयर से। क्या बोला मैंने? फ्री रेडिकल का कंपेयर है किससे बेटा? लोन पेयर से। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल की कंडीशन है और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे लोन पेयर की कंडीशन है। ठीक है, अब माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि किसका एस करेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि जिस साइड का एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसके अपोजिट साइड का एस करेक्टर कम हो जाएगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये कहीं लिख लीजिए कि लोन पेयर का जो एस करेक्टर होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के एस करेक्टर से कहीं ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने? लोन पेयर का जो एस करेक्टर होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन के एस करेक्टर से कहीं ज़्यादा होता है। अब अगर इसका एस करेक्टर बेटा यहाँ ज़्यादा तो यहाँ वाले पे एस करेक्टर कम, और यहाँ वाले पे एस करेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी कम, और यहाँ पे एस करेक्टर इसके कंपेयर में उतना नहीं है तो यहाँ वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा। मतलब बेटा सामने सामने आंसर आ गया कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है। तो अल्टीमेटली आज के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है और एक केस में लोन पेयर है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन का एस करेक्टर कम होता है या यूँ कहूँ लोन पेयर वाले का एस करेक्टर ज़्यादा होता है। देखो, देख रहे हो, इसको सीखने के बाद आप एक भी एग्जाम्पल के एंगल्स को रट नहीं रहे हो। ठीक है, वो सवाल ये भी कर सकता था कि इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा मेरी D1 है, इसकी बॉन्ड लेंथ D2 है, फटाफट से आंसर बता दो कौन बड़ा। तो पता है आपको इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो अल्टीमेटली जो D2 होगा वो ग्रेटर देन D1 होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आने लग गई एक बार तो आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा और मोहब्बत हो जाएगी केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का नाम है, नया कंसेप्ट है, इसको बुलाते हैं NEBPR। इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर रिपल्जन थ्योरी। बहुत नया नाम है इसका। ठीक है, NEBPR, नॉन बॉन्डिंग पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, हमने तो सिर्फ VSEPR पढ़ी है, आप पढ़ा रहे हो NEBPR है, तो और क्या डिफरेंस है NEBPR में और क्या डिफरेंस है VSEPR में? फिर पूछोगे सर बताओ कि किसका फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो ये भी सवाल है। तो आइए पहले समझते हैं। देखिए NEBPR अप्लाई कहाँ होता है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो NEBPR की सबसे पहली और सबसे बेसिक कंडीशन है कि जब कभी भी साइड एटम आपका थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड इन सब से बिलोंग करता है और सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे NEBPR लगता है।
NeBPr मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक आप उनका फ़ायदा उठा रहे थे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब आप उनका फ़ायदा उठा रहे हो जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहने का क्या सेंस है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ OCl का, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ OF का, ठीक है। अब आप इस सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है ये आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों, और ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, जबकि यहाँ पे भी सेकंड पीरियड है और यहाँ पे भी सेकंड पीरियड है, तो यहाँ पे लग जाती है NeBPr। अब इमेजिन करिए कि इसका एंगल मैं अल्फ़ा मानता हूँ और इसका एंगल मैं बीटा मानता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बीटा बड़ा या अल्फ़ा बड़ा, तो आंसर है साफ साफ सोचिए कि क्लोरीन साइड में है, साइज़ बड़ी है तो रिपल्जन फैलेगा, और जब रिपल्जन फैलेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, मतलब बीटा का बॉन्ड एंगल अल्फ़ा से ज़्यादा होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपने लगाया NeBPr, और इसको डिफाइन करने के लिए लगाया आपने VSEPr। और याद रखने वाली बात यह है कि NeBPr is dominate over VSEPr। NeBPr याद रखना है कि वो VSEPr पे डोमिनेट कर जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगल। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें NeBPr लग रही होगी और दूसरे में VSEPr लग रही होगी, तो NeBPr VSEPr को डोमिनेट कर जाएगा। एक एग्जांपल आप और लीजिए, ये मैंने एग्जांपल लिया पानी का और ये मैंने एग्जांपल लिया OCl का। यहाँ का एंगल बीटा, यहाँ का एंगल अल्फ़ा। इस एंगल को अल्फ़ा को समझाने के लिए आपने किसका सहारा लिया, VSEPr का सहारा लिया, और इसको समझाने के लिए आपने किसका सहारा लिया, वो लिया NeBPr का। अब अभी मैंने कहा कि जो NeBPr है वो VSEPr पे डोमिनेट करती है, मतलब जो बॉन्ड एंगल बीटा का होगा वो अल्फ़ा से क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको हमेशा क्या सोचना है, NeBPr का सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन को कंपैरिजन करते टाइम NeBPr का ख्याल रखोगे, ठीक, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाता हूँ, थोड़ी ऑर्गेनिक लग जाएगी, कि जैसे मान लो यहाँ पे पानी है और दूसरा मान लो यहाँ पे मेरा इथर है, और इथर के बढ़ा देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे साइज़ बढ़ती जा रही है तो रिपल्जन बढ़ता जाएगा, और रिपल्जन बढ़ता जाएगा तो ये बॉन्ड एंगल ऐसे को खुलेगा इधर को, और जब ये खुलेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसका एंगल अल्फ़ा बोलता हूँ, इसका एंगल बीटा बोलता हूँ और इसका एंगल गामा बोलता हूँ, तो गामा इज़ डोमिनेट ओवर द बीटा एंड बीटा इज़ डोमिनेट ओवर द अल्फ़ा। यही एक फ़ायदा और उठता है। थोड़ी सी ऑर्गेनिक यहाँ से शुरू हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली तो ऑर्गेनिक का GOC बहुत बड़ा ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ GOC आपको हमेशा परेशान करेगा। अब आपको पता है कि ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। अब आप बताइए कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये एंगल बीटा है और ये आपका एंगल अल्फ़ा है, तो आपको पता है कि बीटा का जो रिपल्जन है वो अल्फ़ा के रिपल्जन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कीटोन का जो बॉन्ड एंगल है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा आ रहा है। अब पता है इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका बॉन्ड एंगल निकल गया तो आपसे इससे थीटा के बारे में पता चल गया, और थीटा के बारे में पता चल गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता चल गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गया तो एक टर्म आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, -I इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक में ये वहाँ काम आता है। आपने कभी सुना होगा कि कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन ज़्यादा फोर्सफुली खींचते हैं, तो उसके पीछे कारण यहाँ से आता है, क्योंकि इसका -I इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है कि वहाँ का थीटा ज़्यादा होता है। और थीटा क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, और बॉन्ड एंगल इसलिए ज़्यादा होता है कि NeBPr काम करती है। तो सब आपस में देख रहे हो कोरिलेट हैं, इंटर मिक्स्ड हैं। अब फाइनली इतना बॉन्ड एंगल पढ़ाने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा,
सर कभी तो आप NBPR देख रहे हो, कभी VSEPR देख रहे हो, कभी एस करेक्टर देख रहे हो, कभी हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो, तो कोई तो तरीके होंगे कि मैं इस ट्रेंड से चलूं और सब कुछ देख लूं। तो आपको मैं ट्रेंड फॉलो कराना सिखाता हूं कि एट द एंड ऑफ द टाइम, एग्ज़ाम टाइम में बॉन्ड एंगल को किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप ख्याल रखोगे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने के कुछ तरीकों को, और ये तरीके इन रिस्पेक्टिव मैनर होंगे। मतलब पहले उसको फॉलो करोगे, उसके बाद इसको फॉलो करोगे। 1 फॉलो नहीं होता है तो 2, 2 नहीं होता है तो 3 एंड सो ऑन। लेकिन स्टार्ट विद गो विद द 1 एंड सीरीज फॉर्म में। सबसे पहले जब भी फॉलो करने की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? दिस इज द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल। सबसे पहले सभी की हाइब्रिडाइजेशन को अलग कर लो। कर लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता चल जाएगा SP है कि SP2 है कि SP3 है। ठीक है, पता है ना कि SP का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, देन SP2 का एंड देन SP3 का। उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 मेंबर्स की सेम है तो उस केस में आप अप्लाई करो NEBPR। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन अप्लाई NEBPR। अगर NEBPR बराबर हो गया देन गो विद द VCPR। लेकिन पहले क्या देखोगे? NEBPR देखोगे। और एट लीस्ट या यूँ कहूँ लास्ट में जब भी हम चेक करते हैं एंगल में तो ये होता है ड्रैगोज इफेक्ट। ड्रैगोज इफेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, पढ़ाया नहीं, बड़े शिद्दत से पढ़ाया है, आप वहाँ पे उसको देख लेना। ठीक है, तो ट्रेंड वाइज चलोगे, सबसे पहले क्या देखोगे? हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे? NEBPR देखोगे। NEBPR सेम है तो क्या देखोगे? VSEPR देखोगे। और VSEPR फाइनली देख लिया तो उसके बाद देखोगे ड्रैगो इफेक्ट। एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ये है मेरे सामने कि उसने दिया है अमोनिया, उसने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, उसने दिया है OCl2, उसने दिया है आपका PH3, उसने दिया है SnCl2, उसके बाद उसने दिया है BF3। ठीक है, और उसने लास्ट में दिया है बस। ठीक है, इतने छोड़ दो, काफ़ी है। 3 और 3 6 मेंबर। ठीक है ना भाई? NH3 हो गया, CO2 हो गया, SnCl2 हो गया। एक मीथेन लेना है तो ले लो, चलो एक मीथेन ले लो बस। ठीक है, और एक इसको भी ले लो, एथीन को, C2H4 को। और अब आप इसके कंपेयर करो। क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या आंसर होना चाहिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने करता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनको इनकी हाइब्रिडाइजेशन बांटूंगा। फटाफट कर देता हूँ। ये SP3 है, ये SP है, ये SP3 है, ये ड्रैगो बाबा हैं, ये SP2 हैं, ये SP2 हैं, ये SP3 हैं और ये SP2 हैं। बांट लिया। सबसे पहले SP वालों को एक तरफ करो तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड सबसे आगे। ठीक है, अब अगला है SP2। SP2 में कौन कौन है? SP2 में कौन कौन है? एक आपका BF3 है, एक आपका इथेन है और एक आपका क्या है? SnCl2 है। तो आओ कंपेयर कर लेते हैं। अब SnCl2 में तो कुछ ना कुछ लोन पेयर है, जबकि BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे तो रिपल्जन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, मतलब BF3 तो ज़्यादा होगा इससे।
अच्छा, इथीन क्या होता है? तो इसका एंगल कितना आता है आपको पता ही है, 120 होता है। और BF3 का भी नियरली 120 होता है। तो आप लिख सकते हो कि C2H4 बराबर क्या, BF3। ठीक है, ओके, क्लियर कट। अब क्या बचा? अब बचते हैं SOCl3 बचता है sp3 ऑपरेशन के साथ। और कौन बचता है? ड्रैगोल बचता है। खत्म। यहाँ पे NABPR लग जा रहा है और लास्ट में आ जाएगा PH3। ठीक है। अच्छा, अमोनिया बचा है। तो अमोनिया और OCl3 में तो OCl3 जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ NABPR है और यहाँ VSEPR है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर कट है? ठीक है, शॉर्ट। तो आपको ये सब बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हूँ कि कब क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूँ। कंपैरिजन द फॉलोइंग इन बॉन्ड लेंथ। आपको SO की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। SO बोले तो कौन कौन से मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। एक SO3 2- है, एक SO4 2- है, एक SO2 है और एक SO3 है। ये 4 मेंबर हैं, इनको इनकी बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन चाहिए। क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही क्लासी क्वेश्चन है, एकदम A क्लास का क्वेश्चन है ये। तो आइए ट्राई करते हैं। देखो यार, इन दोनों में आपको साफ साफ दिख रहा है कि रेजोनेंस लग रही है, और जब रेजोनेंस लगती है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो कंपैरिजन होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल को निकालने के 2 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर आपका S कैरेक्टर होता है और दूसरा पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो आइए मिलके SO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे भाई। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, बहुत बढ़िया, और एक पाई बॉन्ड है जो कि 3 जगह घूम सकता है। दैट इज ये आ गया आपका 4.3 4/3, और ये नियरली आ गया 1.3333। ठीक है, जबकि SO4 2- की बात करोगे बेटा तो एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, वो 4 में घूमेंगे, मतलब ये हो गया 1.5। ठीक है, 1/2 प्लस हाफ, ये हो गया 1.5। तो यहां से हमने ये देखा कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, इसका। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम। मतलब यहाँ से तो ये तो क्लियर है कि SO3 2- की जो बॉन्ड लेंथ है, SO की बॉन्ड लेंथ है, वो SO4 2- से ज़्यादा है। SO4 2- से ज़्यादा है। यहाँ तक काम खत्म। अब ये तो अभी पढ़ के आए हो बेटा मेरे साथ साथ। क्या पढ़ के आए हो? कि SO2 में लोन पेयर है और SO3 में लोन पेयर नहीं है। जहाँ लोन पेयर होगा वहाँ का S कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो उसके नीचे वाले का S कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो SO2 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो SO3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, कि SO3 2- फिर आएगा SO4 2- फिर आएगा SO2 और फिर फास्ट में आएगा SO3। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन किया, दोनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया कि आप पहले में इसको रेजोनेंस के थ्रू देखो, और दूसरा मैंने सिखाया कि आप इसको S कैरेक्टर के हेल्प से देखो। ठीक है,
इसका एक एप्लीकेशन और है मेरे पास, उस एप्लीकेशन का नाम है एपिकोफिलिसिटी। हेड डालिएगा सभी लोग, एपिकोफिलिसिटी। ठीक है, एपिको वर्ड आया है एपिकल से, एपिको वर्ड आया है एपिकल से, और एपिकल की मतलब होती है एक्सियल। ठीक है, अभी जो हमने एस करेक्टर वेंडर पढ़ा ना, वो ये बोलता है कि अगर मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ टीबीपी शेप का, ये टीबीपी का स्ट्रक्चर है, तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जो स्पीशीज आपकी नॉन एस फाइल होंगी, क्या बोला स्पीशीज मैंने, जो स्पीशीज आपकी नॉन एस फाइल होंगी वो हमेशा एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगी। क्या बोला, द स्पीशीज विच आर नॉन एस फाइल, मतलब एस हेटर हो गई, फ्लोरीन लाइक स्पीशीज हो गई, विल प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो वाइसे वर्सा इसके आगे वाला इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। मतलब ये जो दोनों पोजीशन है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशन किसके लिए दे रखी हैं इन्होंने, ये नॉन एस फाइल के लिए दे रखी हैं। बाकी बची ये तीन पोजीशन, तो ये आपकी एस फाइल के लिए आई हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने, किसी ने मुझसे कहा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो PCl4F का। अब देखो एग्जाम में क्या है, अभी तक तो क्या था, कोई टेंशन नहीं थी सर, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा दो, लेकिन अब तुम थोड़ी केमिस्ट्री जानते हो, तुम्हें पता है कि फ्लोरीन लाइक स्पीशीज वहाँ आएंगी जहाँ पे एक्सियल साइड होगी या जहाँ पे एस करेक्टर बहुत कम होगा। इट मीन्स फ्लोरीन कहाँ को आने वाला है बेटा, फ्लोरीन यहाँ को आने वाला है। बाकी जगह बेटा क्या आने वाला है, यही इसका सही आंसर है, यही सही डायग्राम है। मतलब किसी ने अगर कहा नहीं सर मैं डायग्राम ये बनाऊंगा, तो बेटा वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर जाओगे, लेकिन डायग्राम रॉन्ग कर जाओगे, डायग्राम पूरी तरह से गलत है। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ आ गया है, इक्वेटोरियल पोजीशन में, जबकि कहाँ आना चाहिए था उसको, एक्सियल पोजीशन में। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हो, वो कहाँ को ऑक्यूपाई करने की सोचती हैं, वो वहाँ को आने की सोचती है जहाँ पे एस करेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो। एग्जाम्पल देते हैं, और इस एग्जाम्पल ला PCl3F2 एग्जाम्पल ले लो। अब आप इसका स्ट्रक्चर, वीडियो को पॉज करके सोचो। तो देखो मैं इसका स्ट्रक्चर ये बनाता हूँ, यही इसका एक राइट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों इसका स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन लाइक स्पीशीज हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेंगी। ठीक है, हाँ अब तुम्हारे मन में अगर ये सवाल आ जाता है सर ऐसा ही आ ही जाए तो हम क्या कर लें, तो बेटा फिर तो ऑप्शन नहीं है पहला, लेकिन पोजीशन तुम फ्लोरीन को दोगे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में, बाकी ठीक है तुम इसको पुट कर रहे हो। और अगर मान लो उसने पूछ लिया इसको हीट करके बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, हीट कर दो, तो आपको पता है कि एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, फलाना फलाना, तो आप इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। और जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आप सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा, PCl2F प्लस F2 मिल जाएगा। तो एपिकोफिलिसिटी कंसेप्ट आपको यही सिखाता है। दूसरा, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना IO5 माइनस का, और मुझे बताना कि IO5 माइनस में कहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और कहाँ पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसे तो स्ट्रक्चर इसका मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो पहले तो कितने डबल बॉन्ड होंगे, तो 3 डबल बॉन्ड होंगे और 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोल दो। अब आप मुझे बताओ कि डबल बॉन्ड का एस करेक्टर ज़्यादा है या सिंगल बॉन्ड का, तो उसका मतलब डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड कहाँ चाहेगी ट्रेंड होना, वो वहाँ चाहेगी जहाँ पे एस फाइल ज़्यादा हो, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनने की चाहत होगी। और इसकी चाहत कुछ ऐसे हो जाएगी।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इस बात का आपको ख्याल रखना है इन सब के लिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, ये आपने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि कैसे अपन लोग ड्रैगो इफेक्ट का कैसे अपन लोग एपिकोफिलिसिटी का यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने बॉन्ड एंगल के बारे में सीखा, इन सब के बारे में सीखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो कि हम सोच रहे हैं कि आपको हम नेक्स्ट टर्न पे ही दें वो टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है ब्रिज बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग सोच रहा हूँ मैं एक साथ पढ़ाऊँ। ऐसे मेरे पास टाइम है थोड़ा अभी, बट मैं नहीं चाह रहा कि आपको मैं बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न की वीडियोस में आप मुझे से जब मिलेंगे तो उसमें मैं बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग एक साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, आज की वीडियो बहुत छोटी है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगेन अगर आपको मेरा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। प्लीज़ इस कोड को ज़रूर यूज़ करिए, इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आप हमसे कनेक्टिविटी बनी रहे, हम क्या टॉपिक्स डाल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, नोटिफिकेशंस को बटन को दबाइए सो दैट आपको पता चल जाए मेरी कौन सी वीडियो कब और कितने बजे आ रही है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।